देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पदार्थ के बारे में बात की थी अपन ने ना, ठीक है। मैंने बताया था एक तो वर्ड आएगा सबसे पहले द्रव्य, तो बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। इस मैटर के क्या होते हैं? भाग आते हैं। फिर आगे क्या आते हैं? मैटर के भाग आते हैं। तो मैटर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। ठीक है। फिर पदार्थ है ना, अवस्थाएं अलग है। मैंने बताया था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5। वो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या देखना है? पदार्थ कितने भागों में बढ़ जाता है आगे जाके? 2 भागों में। इसमें किसमें बढ़ जाएगा? एक तो बढ़ जाएगा तत्व, दूसरा बढ़ जाएगा यौगिक। इसमें तत्व और यौगिक के अंदर। फिर जो ये हमारा तत्व है वो 3 में बढ़ जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। मतलब आपके जो टॉपिक दिया है ना, यहां से उठा के दिया है, धातु, अधातु, उपधातु। उससे पहले की ये संरचनाएं नहीं दी है आपको। फिर डायरेक्ट आपको फर्स्ट मंजिल पे चढ़ा दिया, फर्स्ट सेकंड पे। न्यू नहीं बताइए ना। हाँ, ऊपर चढ़ा दिया, नीचे नहीं उतारा आपको, है ना। पदार्थ द्रव्य होता है, इसको मैटर बोलते हैं ना। पदार्थ और मिश्रण। ठीक है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा? तत्व, यौगिक। अब यहां से हमारे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं पूछता हूं, जो पदार्थ होते हैं, क्या सभी पदार्थ तत्व होते हैं क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सभी पदार्थ तत्व होते हैं क्या? हाँ, यौगिक भी तो होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सभी तत्व पदार्थ होते हैं? होते हैं ना। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। यदि अपन को बेसिक नॉलेज पता नहीं है ना, तो काम खराब हो जाता है वहां पे। करना तो है ही। फटाफट पेन चलाया करो। साथ के साथ उतारते रहा करो ना, जो टाइम बचे अपना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन 2-5 बातें किसकी? पदार्थ की कर लेते हैं ना, कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है। पदार्थ क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मैटर। क्या वो? सबस्टेंस। क्या बोलेंगे? सबस्टेंस। ठीक है। द्रव्य के शुद्ध रूप को, द्रव्य के शुद्ध रूप को, द्रव्य के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है। इन जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर भौतिक क्रिया करवा दो, चाहे रासायनिक क्रिया करा दो, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। मतलब आप कोई भी केमिकल वगैरह में डाल दोगे तो रिएक्शन नहीं करते हैं ये। ठीक है। मतलब इनका पदार्थ का जो निश्चित रासायनिक संगठन होता है ना, वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है। और विशिष्ट गुणों की क्या होती है? उपस्थिति होती है। विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। अपन बात करें विशिष्ट गुणों की, जैसे सोना है हमारे पास, तो सोने से क्या बनाते हैं अपने? जेवरात बनाते हैं ना। तो सोने के अंदर और क्या क्या गुण पाए जाते हैं? एक तो चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। दूसरा, आपने देखा क्या कभी सोना गड़ा है, सोने की जंग लगी है, सोना कभी खराब हुआ है, ऐसा देखा कभी? तो ये क्या होते हैं? सोने के विशिष्ट गुण होते हैं। तो सभी धातुओं के क्या होते हैं? अपने अपने गुण होते हैं। विशिष्ट का मतलब सभी धातुओं के अलग अलग गुण होते हैं। कोई धातु किससे क्रिया कर लेगी, कोई किससे कर लेगी, कोई कम क्रिया करेगी, कोई क्या करेगी? ज्यादा क्रिया करेगी। ठीक है। अपन बात करें सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम होता है, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। क्या सोना पानी के ऊपर तैरता है क्या? नहीं तैरता ना। चांदी पानी के ऊपर तैरती है। एल्युमिनियम तैरता है? नहीं तैरता ना। इनके सारे विशिष्ट गुण, मतलब सबके क्या होते हैं? स्पेशल गुण होते हैं सबके। ठीक है। तो तो अपन क्या लिख सकते हैं? पदार्थ में निश्चित रासायनिक संगठन, पदार्थ में निश्चित रासायनिक संगठन, संगठन व विशिष्ट गुण होते हैं। व विशिष्ट क्या होते हैं? विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है। मतलब विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? स्पेशल। क्या हो गया? स्पेशल। मतलब सबके गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब आपसे पूछे, एक पदार्थ की परिभाषा चलती है कि पदार्थ किसे कहते हैं? अपने नॉर्मल परिभाषा जो एनसीईआरटी में चलती है, कि वे सभी वस्तुएं जिनमें स्वयं का क्या होता है? वजन होता है।
क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का, मैंने बताया था द्रव्यमान का यूज कहाँ पे करते हैं अपन, कौन सी अवस्था में करते हैं? द्रव्यमान ठोस अवस्था में। और आयतन का एवं आयतन का तरल, तरल, तरल में कौन कौन सी? गैस और द्रव। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है या आयतन होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान किसके लिए यूज करते हैं अपन? ठोस वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और तरल का क्या होता है? तरल के अंदर क्या क्या आती है? गैस आती है और क्या आती है? द्रव आती है। इन दोनों को मिक्स रूप से क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। मतलब गैस और द्रव है, इसका क्या मापा जाता है? आयतन मापा जाता है। और ठोस वस्तु क्या मापा जाता है? द्रव्यमान मापा जाता है। कि वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का क्या होता है? द्रव्यमान एवं क्या होता है? आयतन होता है। एवं क्या घेरती है? स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है। घेरती है कि स्थान? तो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। ठीक है, आपके सामने जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके अंदर वजन है, जिनके अंदर वजन है, वो सभी क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगी। ठीक है, पंखा हो गया, बेंच पे बैठे हो आप, मैंने पेन पकड़ रखा है, तो सारी चीजें, सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। ठीक है, अब पदार्थ कितने भागों में बांटा है अपन ने? दो भागों में। ठीक है, पदार्थ कितने भागों में बांटा? दो भागों में। तो सबसे पहले पहला पहला कौन सा आ जाता है हमारे? तत्व। क्या आ जाता है? तत्व। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं? भाई पदार्थ को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। तो पदार्थ का सरलतम रूप होता है, पदार्थ का क्या होता है? सरलतम रूप होता है। इन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अब ये बताओ, मेरे पास ऑक्सीजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। क्या इसको, ऑक्सीजन को आप अलग अलग कर दोगे क्या? हाइड्रोजन होता है। क्या इसको ताप देके या कुछ और देके, गर्म करके, काट के क्या अलग कर सकते हो क्या? अवस्था में भी चेंज नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? ताप देना, दाब देना, अवस्था बदलना, ये क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। रासायनिक का मतलब क्या होता है? रंग बदलना, ठीक है, गंध बदलना, स्वाद बदलना, और क्या क्या दिखाया था मैंने? अवस्था बदलना। ये सारे किस में आते हैं? बहुत रासायनिक परिवर्तन में। किस में आते हैं? रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो जो तत्व होते हैं ना, अब आपने देखा होगा कि अपन बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। तो ये किसके मिले किससे मिलकर बना हुआ है? दो ऑक्सीजन से। अब ये इसमें कोई और चीज आई क्या ऑक्सीजन के अंदर आपके पास? हाँ, इसका एक होता है O3, ओजोन होता है हमारे, ये ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब ये कितने ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है? 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये इसमें कोई और अन्य धातु वगैरह कुछ आई क्या? नहीं आई ना। तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसी है सेम रहेंगी। ठीक है, तो पदार्थ का कैसा रूप है? सरलतम रूप है। पदार्थ का कैसा रूप है? सरलतम रूप है। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो लिख लो इसमें, पदार्थ का सरलतम रूप है, पदार्थ का सरलतम रूप है। इन्हें किसी भी, इन्हें किसी भी भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपन अलग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि तत्व है ना, जो भी तत्व होता है वो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या आएगी? सारी ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। लोहे की बात करें तो लोहा किससे बना होगा? लोहे से ही। भाई लोहे के अंदर क्या होंगे? जब जाके तो लोहा बनाया ना वो, तो इसके अंदर और अन्य धातु। अब चांदी की बात करें, क्या चांदी को बनाने के लिए अपन को कोई और धातु मिलानी पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। सोने को इस प्योर मात्रा में है, वो तो अपन मिक्स कर करके मिश्र धातु आ जाती है फिर। ठीक है, अपन जैसे जस्ता वगैरह बना देते हैं, ठीक है, तो अलग अलग वो हो जाती है फिर, है ना। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है।
अब देखो इस प्रकार से अपन ने परमाणु की बात करते हैं कि इस प्रकार से गोला होता है जिसे अपन परमाणु बोलते हैं, ठीक है। इस परमाणु के बीच में क्या होता है, ये नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। अभी मेरे को ये बताओ कि इस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। भाई इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, ठीक है, ये बाहर चक्कर लगा रहे हैं माइनस। और अंदर क्या होता है, प्लस और जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे जहां पे प्लस आ जाए, प्लस का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। माइनस आ जाए उसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और जीरो का मतलब क्या होता है, उदासीन। उदासीन को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रॉन। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने बात की यहां पे ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होगा दूसरा ऑक्सीजन होगा, तो दोनों के अंदर जो नाभिक के अंदर पाया जाएगा वो सेम ही तो पाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक के अंदर प्लस पाया जा रहा है एक के अंदर माइनस पाया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो अगली लाइन लिख लेना, इनके परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। इनके परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या होता है, समान होता है। इनके परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। इनके परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या होता है, समान होता है। देखो अब तक 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। वर्तमान में आपके पास तत्व कितने टोटल, 118। अब 118 में से 94, 118 में से 94 तो 94 तो किसमें प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक रूप में। प्राकृतिक रूप मतलब किससे प्राप्त हुए हैं आपको, प्रकृति से। किससे प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से। बच गए कितने 118 में, 24। 24 कहाँ पे बनाए हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए, कृत्रिम रूप से। कहाँ पे बनाए गए, प्रयोगशाला में। किस में बनाए गए, प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में कौन बनाता है, वैज्ञानिक। कौन बनाता है, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपके पास कुल तत्व कितने हैं, 118। आपके पास पूछे प्राकृतिक रूप से तत्व कितने हैं जो प्रकृति से मिले हैं, 94। और 24 कैसे हैं, जो वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। इतना ही याद रखना है अपन को, ये नहीं पढ़ना कि 118 तत्व नहीं पढ़ने अपन को, ठीक है। तो फिर आवर्त सारणी आ जाती है फिर वहां पे। हाँ, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जितने भी हमारे पास तत्व है वो कहाँ पे मिलते हैं, तत्व आसपास किधर, हाँ क्या, प्रकृति में तो मिलते, प्रकृति में किधर मिलते हैं। हाँ तो खोदेंगे तो किसको खोदोगे आप, खनिज अलग चीज होती है। खनिज तो वह कहलाता है जो आपको, अरे खोदना तो अपन को पृथ्वी की भूपर्पटी में है। पृथ्वी की जो ऊपर की चट्टान होती है, परत होती है, उसे भूपर्पटी बोलते हैं। अर्थ क्रिस्टल ऐसे नाम आता है उसका, है ना। भूपर्पटी को खोदते हैं, उसके अंदर मिलता है। खनिज अलग होता है, अयस्क अलग होता है। खनिज का मतलब जिसके अंदर मिट्टी वगैरह मिली रहती है उसे तो क्या बोलते हैं, खनिज। जिसके अंदर धातुएं प्राप्त होती है उसे तो खनिज कहते हैं। एक आता है अयस्क, जो हमें सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें के अपन को प्राप्त करने के लिए कम खर्चा करना पड़ता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयस्क। अयस्क और खनिज अलग अलग चीजें हैं दोनों। खनिज मिक्सर है, धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ वो सभी मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो तत्व है कहाँ से मिलते हैं, लिख लेना भूपर्पटी। भूपर्पटी, भूपर्पटी तत्वों का मुख्य सोर्स है। क्या है, मुख्य सोर्स है, ठीक है। आपसे पूछे कि तत्व आपको कहां से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, भूपर्पटी से, ठीक है। तो आपसे पूछे कि प्रकृति के अंदर सबसे ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है प्रकृति के अंदर। क्वेश्चन आ जाए कि प्रकृति में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है या तत्व पाया जाता है जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। देखो एल्युमिनियम, हाँ प्रकृति में एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है? धातु है ना। तत्व पूछे धातु पूछे तो दोनों में क्या करना है? एल्युमिनियम करना है। प्रकृति में एल्युमिनियम धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एल्युमिनियम के बाद में क्या मिलता है? एल्युमिनियम के बाद में चांदी। इतनी मिलती तो चांदी महंगी होती क्या? हाँ, तो एल्युमिनियम सस्ता है कॉपर सस्ता है? कॉपर सस्ता है, तांबा। तो पहली तो लिख लेना कौन सी? एल्युमिनियम। दूसरी लिख लेना Fe, लोहा। और तत्वों के अंदर 80% जो होती है क्या होती है? धातुएं होती है। लिख लेना तत्वों में 80% धातुएं होती है। तत्वों में 80% धातुएं होती है। सारे एनसीईआरटी फैक्ट हैं। एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 12th तक की आपको, और क्वेश्चन इनसे बाहर जाएगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अपने एनसीईआरटी बेस आते हैं सारे। और साइंस में तो देखो फैक्ट है, सीधी सी बात है, फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे। हेडिंग डालो धातु। अपने ये बातें तो किसकी की? तत्व की। और भी बातें हैं, दिखाऊं क्या? या बाद में लास्ट में इंपॉर्टेंट लिखवा के करवा दूं? लास्ट में एक बार पूरा हो जाएगा ना, पूरा होएगा तब पता चलेगा आपको ना कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और इन तीनों को क्या कहते हैं अपन? तत्व कहते हैं। हेडिंग डालो धातु। हाँ, धातु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। आपसे पूछे धातुएं किस अवस्था में होती हैं? धातुएं, धातुएं सामान्य तो कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या याद रखना? अपवाद याद रखने हैं ना। आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में धातुओं को किस साइड रखा गया है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपसे पूछे कि धातु आवर्त सारणी में किस साइड रखा गया? आवर्त सारणी में का स्थान किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या करंट आता है क्या धातुओं में? करंट आता है? सोच लो, आता है तो लिख ले। लिखो, अब लिखो, धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है। धातुएं विद्युत की क्या होती है? धनात्मक। यहाँ उल्टा मतलब है केमिस्ट्री के अंदर, है ना, कि धनात्मक का मतलब क्या होगा? धातु विद्युत की क्या होती है? धनात्मक होती है। ये क्या करती है? अर्थात इलेक्ट्रॉन को देती है। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? ठोस होती है। सामान्यतः कैसी होती है? ठोस। लेकिन अब यहाँ पे अपवाद आ जाता है। क्या आ जाता है? अपवाद। ठीक है, तो धातु हेडिंग बनाना इसमें धातुओं के गुण। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब समझ गए? रंग कैसा है, आकार कैसा है, ध्वनि उत्पन्न करते नहीं करते, ठीक है, ताप से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें कैसी है? भौतिक है। और केमिकल मैंने रासायनिक वाला बताया था। आप ऐसे करना, एक बार एक क्लास ही बताइए ना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, वो क्लास देख लेना एक बार। क्या उसमें पूरा बता दिया मैंने परिवर्तन क्या होता है ना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। तो पहला गुण लिखो, धातु पहला गुण क्या होता है? ठोस। ठीक है, धातुएं कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, लेकिन अपवाद क्या क्या आ जाते हैं? अपवाद। और इन अपवादों को अपन को क्या करना है? याद रखना है इन अपवादों को ना। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा मरकरी। नाम सुना? मरकरी। मरकरी, इसे बोलते हैं पारा, इसे बोलते हैं Hg। क्या बोलते हैं? Hg। ठीक है, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर, तरल अवस्था में होता है, मतलब लिक्विड अवस्था में होता है। तो लिख लेना रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है।
क्या ये अपवाद याद रखना, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो हथेली पे रखते ही पिघल जाती हैं? सोडियम को हथेली पे कहाँ पे रखेगा, उसको निकलते आग लगती है। रख मत लेना। रूम टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 25 डिग्री। लिख लेना रूम टेम्परेचर, आरटी का मतलब रूम टेम्परेचर। कितने डिग्री को बोलते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन सी अवस्था, वो किसमें मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था के अंदर, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और वैसे हमारी धातुएं कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, दूसरा लिखो आप, दूसरा लिखो सीजियम। एक धातु का नाम है सीजियम। क्या नाम है? सीजियम। व गैलियम, व गैलियम रूम टेम्परेचर पर, आरटी का मतलब क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नहीं यार रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, क्या हथेली अपनी ज्यादा है ना। गैलियम को हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36-37 डिग्री होता है कि नहीं फ़ारेनहाइट में देखे तो। और मतलब फ़ारेनहाइट में होता है, और 96 के उसमें होता है ना, 98 उसमें सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो अपन हथेली पे रखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको आप हथेली पे रखते ही पिघल जाएगी, तो कौन सी आ जाएंगी? सीजियम और गैलियम। अब आपके पास तीन धातुएं, तो ये हो गई कि ये क्या होती है? ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा गुण लिखो, दूसरा धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। आघात का मतलब क्या होता है? इसको अपन तोड़े, आघात वर्धनीयता जाता है। अब इस वर्ड को तोड़े अपन, आघात प्लस वर्धनीय। आघात का मतलब क्या होता है? पीटना। और वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या आप धातुओं को हथौड़े से पीट पीट के, धातुओं को हथौड़े से पीट पीट के क्या इनको लंबा कर सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो? क्या आपने देखा होगा हमारे पास चांदी होती है, सोना होता है, लोहा होता है, इनको पीट पीट के आप क्या कर सकते हो? चादर बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे अधिक ऐसी कौन सी धातु है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता का? तो चलो, सोने में। किसमें पाया जाता है? सोने में। दूसरा नंबर आता है चांदी का, तीसरा नंबर आता है एल्युमिनियम का, चौथा आता है अपने कॉपर का। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या हो गया कि इनको कूट कूट के, हथौड़े से पीट पीट के किसके रूप में निर्माण कर सकते हैं? अपन चद्दर का निर्माण कर सकते हैं। तो लिख लो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता। इधर वो कर लिया। लिख लो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता इसमें कौन सी धातु में पाई जाती है? पहले लिखो सोना। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आती है? चांदी। क्या आती है? चांदी। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? एल्यूमिनियम। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? तांबा, कॉपर। ठीक है, सोने को किससे लिखते हैं? सोने को एयू से। सोने को किससे लिखते हैं? एयू। और चांदी को अर्जेंटम, एल्युमिनियम को एल से, तांबे को कॉपर से, टीयू से। ठीक है, तो ये क्रम पूछ सकता है आपसे, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा का। क्या धातुओं से तार बन जाते हैं? क्या तार?
किससे सबसे अच्छा लंबा तार किससे बनेगा इनमें चारों में से? सोने का। ठीक है, तो फिर लाइट वगैरह की व्यवस्था सोने की करवा दे। लाइट वगैरह की व्यवस्था सोने की करवा दे, चांदी की करवा दे। हाँ, फिर फिर बेरोजगार बैठे हैं ना, तो वो बस इतना ही तोड़ेंगे कि एक दिन में इतना सा टुकड़ा तार का तोड़ेंगे। अगला लिखो तन्यता का गुण। अगला गुण लिखो तन्यता का गुण। हाँ, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब धातु, तन्यता का मतलब क्या होता है? तार बनाने का। कौन सा गुण? तार बनाने का गुण पाया जाता है। तो आपसे पूछे सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक। वही अपने चारों का आ जाएगा, क्योंकि भाई चादर भी तो उनसे बन रही है ना, तार भी उनसे बनेगा। तो पहले लिख लेना सोना, दूसरा चांदी, एल्युमिनियम, और चौथा क्या हो जाएगा? कॉपर, तांबा। तो इसमें भी यही क्रम रहेगा। अब आपसे पूछे कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बन सकता है? क्वेश्चन एनसीईआरटी में साफ लिख रखा है, 1 ग्राम सोना है, हाँ, कितना तार बन सकता है 1 ग्राम सोने से? लगभग 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम से। जो तो 1 किलो की बात नहीं कर रहा, 1 ग्राम की बात कर रहा हूं। हाँ, पर विद्युत नहीं सहन कर पाएगा ना भाई। तो 1 ग्राम सोने से लगभग कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, और चांदी में इससे कम होता है, 1 से 1.5 किलोमीटर। तांबे का तो क्या तुम बना लो, तांबे वगैरह का नहीं आता ना। आपसे पूछे धातुओं का कलर कैसा पाया जाता है? रंग पूछे आपसे कि सभी हमारी धातुएं होती है ना, तो इन धातुओं का कलर कैसा होगा? इसलिए ना धूसर, ग्रे रंग। ठीक है, ओल धातुओं की बात करें अपन, ओल धातुओं का रंग कैसा पाया जाता है? धूसर या ग्रे रंग। चमकती है कि धातुएं? क्या रीजन है ऐसा? आपसे ये नहीं पूछेगा कि धातुएं चमकती है नहीं चमकती, आपसे पूछेगा कि धातुओं की चमकने का क्या कारण है। अगला लिखो धातुएं चमकीली होती है। धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती है। ठीक है, कारण क्या है? धातुओं की सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। धातुओं की सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, धातुएं कठोर होगी या मुलायम होती है? कठोर होती है। मुलायम कौन सी होगी? अगला लिखो धातुएं कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन क्या आ जाता है अपने पास? अपवाद। अपवाद में क्या आ जाएगा? सोडियम, और क्या आ जाएगा? पोटेशियम। सोडियम को लिखते हैं Na से, नेट्रियम होता है इसका लेटिन नाम। पोटेशियम को लिखते हैं K से। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। इससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो धातु वैसे तो क्या होंगी? कठोर होती है। लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें किससे काटा जा सकता है? चाकू से। सोडियम और पोटेशियम। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसी धातुओं का नाम बताइए जिनको मोम की तरह चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु है? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को अपवाद है, तो इनको किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है।
क्या धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है? सेम ध्वनि उत्पन्न करती है, अलग अलग करती है? आपके घरों में बर्तन बज कभी कांसे के हैं, स्टील के हैं, तो कटोरी गिरती है तो अलग अलग आवाज आती है, थाल गिरता है तो अलग आवाज आती है। अब ये बताओ कि वो आवाज ठोस से टकराने पे आएगी या गैस से या द्रव से? किससे टकराने पे आएगी? ठोस से टकराने पे आएगी। लिखो अगला गुण, लिखो ध्वनिकता। ध्वनिकता साउंड, ध्वनिकता मतलब ध्वनि है ना। तो धातुएं क्या उत्पन्न करती है? किसी मतलब धातुएं किसी अन्य धातु से टकराने के बाद क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। और ये ध्वनि क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है ना। तो लिख लेना, जब किसी धातु को कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। विशेष का मतलब सबकी क्या होती है? सबकी क्या होती है? अलग अलग। विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। भाई इनमें क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। भाई अपने मेंशन यही कर रखी है तो ज्यादा इनको पढ़ना पड़ेगा। धातुएं जो घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे आयतन को बोलते हैं अपन घनत्व। तो धातुओं का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है या कम होता है? क्या धातुएं पानी में तैर सकती हैं? हम्म? कोई अपवाद याद हो? कौन सा? घनत्व। धातुओं का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। तो उच्च होता है तो ये पानी में क्या होती है? डूब जाती है। लेकिन लेकिन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। अब सीधी सी पोटेशियम का क्या होता है घनत्व? पोटेशियम का घनत्व कैसा होता है? निम्न होता है। ये पानी में क्या करती है? ये पानी में तैरती है। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो पानी के ऊपर तैर सकती हैं? सोडियम और पोटेशियम। उस घनत्व की वजह से इनको किस में डुबाया जाता है? केरोसिन में डुबाया जाता है। भाई सीधी सी बात है, उनको ऑक्सीजन मिलते ही, बहुत क्रियाशील है, तो उनको बाहर निकालते ही क्या कर सकती है? वो आग पकड़ लेगी। तो अपन को पानी में डुबाना चाहिए था ना उनको। तो नहीं डुबोते सोडियम पोटेशियम को पानी में, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केरोसिन से बाहर निकालते ही वो क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। तो पानी में क्या होता है? इनका घनत्व कम होता है और केरोसिन में क्या हो जाता है? डूब जाती है ये। इस वजह से किस में डुबो के रखते हैं? केरोसिन में। तो इनका कारण भी बता रहा हूँ और एंड टू एंड पूरे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है सारे, है ना, छोड़ना मत इनको। इनमें से एक क्वेश्चन श्योर है। हेडिंग डालो गलनांक। क्या होता है गलनांक? हम्म? कोई भी ठोस वस्तु होती है या कोई भी धातु है, जिस ताप पर वह पिघलने स्टार्ट हो जाती है। पिघलने का मतलब किस अवस्था में आ रही है? द्रव अवस्था में। तो वह जिस ताप पे पिघल रही है उसे क्या कहते हैं? पिघलने को तो बोलते हैं गलनांक। और जिस टेम्परेचर पे पिघलती है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। लिख लो वह ताप, इसकी परिभाषा लिख लो गलनांक की। वह ताप जिस पर कोई वस्तु या धातु भी आ सकती है ना, वस्तु या धातु या तत्व ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में बदलता है? द्रव अवस्था बदलता है। से क्या कहते हैं अपन? गलनांक। एक नाम सुना होगा क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उबलना।
क्या होता है? उबलना। कि वह ताप जिसके ऊपर कोई वस्तु क्या होती है? उबलने स्टार्ट कर दी है, वह उस वस्तु को क्या कहते हैं? गलनांक। वो सॉरी क्वथनांक है ना। अब यहाँ पे अपन बात करें, कोई भी हमारे पास धातु वगैरह है, ये कौन सी अवस्था में हमारे पास? ठोस अवस्था में। इस ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में जाना है इसको? द्रव अवस्था में। या द्रव की जगह क्या लिखा आ सकता है? तरल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जिस टेम्परेचर पर क्या होगी? ये पिघलेगी, अवस्था कन्वर्ट करेगी, इसे क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक है, और जो टेम्परेचर होगा उसे क्या कहते हैं अपन? गलनांक बिंदु। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। तो मेरे को ये बताओ कि गलनांक धातुओं को कम ताप पे वो हो जाती, पिघल जाती है, या फिर ताप अधिक देना पड़ता है? क्वेश्चन आएगा आपके पास कि धातुओं का गलनांक होता है उच्च, निम्न। उच्च होता है। ठीक है, तो लिखो धातुओं की कठोरता के कारण, हटा दूं, देखो धातुओं की कठोरता के कारण, धातुओं की कठोरता के कारण इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। देखो रीजन भी पता चल गया किसके कारण है? कठोरता के कारण। तो आपसे पूछो कि सबसे अधिक उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, सबसे अधिक उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? लोहा। नाम सुना है? टंगस्टन। पहले बल्ब आते थे, उसके अंदर वो आता था फिलामेंट, तो वो किसका बना होता था? टंगस्टन का। क्या पिघलता था क्या वो जल्दी से? वो इतना सा कितना फोक्स देता था? ये इसका जो टेम्परेचर बिंदु होता है ना, वो होता है 3400 डिग्री। वैसे तो करेक्ट होता है 3422 डिग्री। ठीक है, तो इसका आप लिख लेना गलनांक, इसका गलनांक बिंदु टंगस्टन का ये होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास राउंड फिगर में कितना आ सकता है? 3400। हाँ 3400 राउंड फिगर में, वैसे 3422। अब इसका अपवाद है क्या कुछ? अपवाद इसका गलनांक का पढ़ लिया। मैंने बोला था किस पे पिघल रही है? हथेली पे रखने पर। कौन सी पिघल रही है? गैलियम। तो इसका अपवाद लिख लो इसमें, अपवाद लेना सीजियम और गैलियम। एक वर्ड आता है उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता, आप उष्मीय चालकता का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को अपन गर्म करते हैं ना, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गति करते हैं। आपने देखा होगा कभी रोटी वगैरह सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते टाइम आग तो कहाँ पे लगाते हैं? नीचे पैंदे में। तो ऊपर से गर्म क्यों हो जाती है वो? हाँ, उष्मा मिल रही है ना। तो जहां उष्मा का अच्छा चालक होता है, मतलब जिसके अंदर उष्मा अच्छी तरीके से मिलती है, उसे बोलते हैं चालक। यही चीज आएगी करंट वाले में। जिसके अंदर अच्छा करंट आ रहा है उसको बोलते हैं विद्युत का चालक। जिसके अंदर अच्छा करंट नहीं आता उसे बोलते हैं विद्युत का कुचालक। जिसके अंदर उष्मा देंगे, ताप देंगे तो करंट आता है, उष्मा नहीं देंगे तो करंट नहीं आता, उसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो इसी प्रकार से एक आता है उष्मीय चालकता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा धातुएं उष्मा की होती हैं चालक। क्या होती है? चालक। इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, या बोलेंगे सुचालक। तो लिख लो धातुएं, क्या लिखोगे? धातुएं उष्मा की चालक होती। क्या होती है? चालक होती है। और चालक की जगह क्या वर्ड यूज आ सकता है? सुचालक। क्या आ सकता है? सुचालक। तो धातुएं किसकी क्या होती है? उष्मा की चालक या सुचालक होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो धातुओं का उपयोग करते हैं अपन। तो धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? उष्मा की चालकता होती है। मतलब आप एक जगह पे क्या लगाओगे? आग लगाओगे, ताप दोगे, तो पूरे के अंदर क्या होगा? फैल जाएगा। आपने देखा होगा कि अपन सब्जी बनाते हैं तो कुछ सब्जियां ऊपर भी तो रहती है,
अरे शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो अपने तो घर में तो ठीक है नॉर्मल बनती है, वहां पे पूरी कढ़ाई में बनती है नहीं बनती? तो ताप तो केवल नीचे लग रहा है, ये ऐसे थोड़ी है कि सारी सब्जियों के ऊपर ताप लगा रहे हो आप पर्सनल। हाँ, जैसे ये पनीर वगैरह को सेकते हैं माइक्रोवेव ओवन में, तो ऊपर से भी आग लगाते हैं, वैसे थोड़ी सेकते हैं। तो ये कैसी होती है? धात्विक उष्मा की क्या होती है? चालक होती है या सुचालक होती है। इस वजह से खाना बनाने के लिए धातु से निर्मित बर्तनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई खाना बनाने के लिए धातुओं के बर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्योंकि ये उष्मा की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। ठीक है, आपसे पूछे कि सर्वाधिक उष्मा की चालक कौन सी धातु है? सर्वाधिक उष्मा की चालक कौन सी धातु है? चांदी। कौन सी है? चांदी। सबसे ज्यादा तेज क्या होती है? चांदी होती है। सबसे खराब कौन सी होगा? सबसे बेस्ट तो चांदी हो गई, सबसे खराब कौन सी है? जरूरी थोड़ी आपसे सबसे अच्छी पूछे, खराब भी पूछ सकता है। हाँ, देखो लेड शीशा सबसे खराब है, कौन सी हो जाएगी? लेड। पीबी शीशा। लड़कियां बार बार चाटती है ना लिपस्टिक, इसके अंदर क्या आता है? लेड आता है। गुटके खाते हैं गुटके, उसके अंदर भी क्या आता है? लेड आता है। शीशा आता है मिश्रित। वो शीशा क्या होता है कि अंदर जैसे हमारे मुंह के अंदर चबाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या कर देता है? कट कट लगा देता है। वो कट लगा देते हैं ना, तो भाई मुंह के अंदर ऐसा क्या है जो आपके पास नशा होएगा? भाई नशा जब होएगा ना, जब आपकी जो नसों के अंदर कुछ जाएगा, तो मुंह के अंदर क्या करते हैं? वो जो जितने भी गुटखा वगैरह होते हैं, शीशा आता है उनमें, चून करके बारीक पेस्ट करके आपको दे देते हैं। आप खाते हो तो मुंह क्या हो जाता है? छिल जाता है। मुंह छिलेगा तब जाके गुटके के अंदर जो भी जैसे तंबाकू वगैरह के अंदर जो भी निकोटीन वगैरह होता है, गुटके के अंदर जो भी नशे के पदार्थ होते हैं, वो नशे के पदार्थ आपकी कहाँ से रिएक्शन करेगा? ब्लड से। जब जाके आपको क्या होगा? नशा होता है। इतना नशा करवाने के लिए देखो क्या क्या किया जाता है। तो सबसे खराब चालक क्या है? पीबी। पीबी का मतलब लेड। लेड को हम बोलते हैं अपना शीशा। अगला गुण लिखो विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब धातुओं के अंदर क्या आता है? करंट आता है। क्या आता है? करंट आता है। तो धातु में विद्युत की कैसे होती है? धातु में विद्युत क्या होती है? सुचालक। धातु में विद्युत क्या होती है? सुचालक। देव थोड़ी सोए हैं अभी? हाँ हाँ, किसी न किसी की बज रही है फूफाड़ी। हाँ, धातु में विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब धातुओं के अंदर क्या पाया जाता है? कभी आपने ऐसे सोचा है कि स्विच दबाते ही पंखा चल जाता है? टाइम तो लगना चाहिए ना। अपन को किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, लेकिन इनके अंदर आपने स्विच को ओपन किया, स्विच दबाते ही हैंड टू हैंड काम करता है। क्या रीजन है ऐसा? हाँ भाई, रीजन पूछ रहा हूँ। चालक तो है, ये तो गुण है इसका, चालक का। तो ऐसा क्या गुण है? आपने तार उधर से स्विच लगाते ही हाथ के लगाते करंट हैंड टू हैंड आता है। हाँ, फास्ट है। क्या रीजन है ऐसा? हम्म, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगाना चाहिए ना, लेकिन ये तो टाइम लगाती नहीं है। हाँ, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी तार वगैरह होता है ना, इसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पड़े रहते हैं। जब इनको हैंड टू हैंड यहाँ पे आवेश मिलते ही क्या कर देती है? बाहर निकल जाता है हैंड टू हैंड। ठीक है भाई, यहां से तो ये पूरा भरा है, आपने कहाँ पे लगाया करंट? यहाँ पे लगाते ही ये क्या हो जाते हैं? सीधी रेखा में आ जाते हैं। हैंड टू हैंड सीधी रेखा में आते ही क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि धातुएं विद्युत की चालक होती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण धातु विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। अब आपसे पूछे कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी है धातु है? विद्युत की चांदी।
तो क्वेश्चन आएगा विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी। तो सबसे ज्यादा करंट किसका आएगा? चांदी का। तो अब आप आपके घरों के अंदर लाइट फिटिंग करवानी तो किससे करवाओगे? चांदी से। खुलवा देते हैं। वो क्या, वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें। भाई लाइट से तो चलती है, उसके अंदर क्या लगा रहता है? चुंबक। तो कौन सा क्षेत्र बन गया? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि जो जो क्षेत्र में उसके आती है उसको खींच लेती है वो। तभी तो बोलते हैं किसी व्यक्ति के कोई टूटा फूटा है, उसके कोई राड वगैरह डल रही है तो उसको नहीं जाना चाहिए उसमें। नहीं तो वो राड है ना जहाँ पे डल रही है उसको निकाल के बाहर खींच लेगी वो। क्यों बोलते हैं कि नाक वगैरह में है वो खोल दो आप बाहर, कान वगैरह में है, वो इतना हाई प्रेशर होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। मान लो कानों में किसी ने पहन रखा है तो कान वगैरह फट फूट के ऊपर चेक जाएगी। क्या पेट पेट में चला गया तो काटेगी बाहर। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही निकाल देगी। इस वजह से कौन किसकी राड डलवाई जाती है? प्लेटिनियम की, प्लेटिनम। सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी। और वैद्युत का सबसे सबसे बुरी या बुरा चालक कौन सा है? लेड, बीबी। जैसे क्या बोलते हैं? अब आपसे पूछे कि धातुएं, कभी आपने कोई धातु को टेस्ट की है क्या? हाँ, टेस्ट की है कभी धातु को? या अंगूठी को टेस्ट करके देखो कैसा टेस्ट आता है, कड़वा आता है या खारा आता है? हम्म। ये सारी होती है, कैसी होती है इनकी प्रवृत्ति? मतलब ऑक्साइड की, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं ना इनकी, तो ये जब सारी बन जाती है। लेकिन अपवाद होता है एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जिंक कभी तो अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, कभी किसकी तरह व्यवहार करेंगे? क्षार की तरह। तो लिख लो, ये उतार लिया। कितने पेज हो गए? आपसे पूछ रहा हूँ। यार है ना, अभी तो होगा तो एक तो। पहले क्या कंटेंट था ना, अलग अलग रखता था, मतलब ऐसे लिखा देता था। अब मैंने क्या किया कि भाई एक नोट्स बना देते हैं पर्टिकुलर, तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही बना के लाया था बैठे। नहीं नहीं नहीं, बुरा बुरा मतलब बैड, करंट आता ही नहीं है, जब तो बैड कंडक्टर बोला है। कुछ अलग हो गया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? ये तो खैर रासायनिक में आ जाएगा यार, छोड़ो इसको। रासायनिक गुण करवाऊंगा कल धातुओं के रासायनिक गुण करवाऊंगा, उसमें आएगा। देखो एक हेडिंग बनाओ, तत्वों के इंपॉर्टेंट फैक्ट। तत्वों के इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है तत्वों के बारे में ना। तो ये तो लिख ही लिया था कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु आ जाए। भाई सभी धातुएं क्या है? तत्व है कि नहीं है? लेकिन सभी तत्व धातु है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु वो भाई क्वेश्चन देख लेना कि अपन ने किस प्रकार से बांटते हैं ना। तो लिख लेना, पहला क्वेश्चन लिख लेना, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आ जाए या क्या आ जाए? धातु आ जाए। तो कौन सी करनी है? एल्युमिनियम। कौन सी करनी है? एल्युमिनियम। आपसे पूछे इस संसार के अंदर कौन सी, भाई इसके अंदर ठोस भी आएगा, द्रव भी आएगा, गैस भी आएगा, मतलब 118 के अंदर तो सारे आ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब ठोस, द्रव, गैस तो बाद में है। पहले धातु, अधातु और क्या है? उपधातु है। उसके बाद में क्या है? भाई सारे के सारे जितने हैं ना, सारे के सारे सबसे पहले तो क्या है हमारे पास? देखो सबसे पहले तो है हमारे पास द्रव्य। क्या है? द्रव्य। फिर द्रव्य से हमने किस में बांटा था? तत्व में। फिर तत्व किसमें बांटा था? पदार्थ में।
और पदार्थ के बाद में किस में बांटा था अपन ने? मिश्रण में। ठीक है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 2 भागों में, तत्व और यौगिक। तो तत्व को किस में बांटा था अपन ने? धातु, अधातु और उपधातु। अब सीधी सी बात, जो सारे धातुएं तत्व है, सभी तत्व क्या है? पदार्थ है। सभी पदार्थ क्या है? द्रव्य है। लेकिन ऊपर से नीचे आओगे ना आप तो काम खराब हो जाएगा, सभी नहीं होंगे। क्या सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं क्या? यौगिक भी, मिश्रण भी तो होंगे। क्या सभी पदार्थ तत्व होते हैं क्या? नहीं होंगे। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। क्या सभी तत्व धातु होते हैं क्या? कुछ अधातु भी होती है, उपधातु भी होते हैं। तो इसे डायग्राम का याद रखना हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कैसे डायग्राम बना लेना। तो फिर मेरे हिसाब से कहाँ पे चलना है? नीचे से ऊपर। किधर चलना है? नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर चलोगे तो होएगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो नहीं होएगा। एबीसीडी में पूछते हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि आज तक जो आप क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके किस प्रकार से देंगे? 4 बना के। भाई वो एक क्वेश्चन क्यों देगा? एक क्वेश्चन में 4 पूछेगा ना भाई। आजकल जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो तो विशेषताएं पूछता है। क्या पूछता है? विशेषताएं। इन विशेषताओं में याद रखना ना। लिखो, पर्यावरण में या वातावरण में? दूसरा लिखो, पर्यावरण या वातावरण में। सर्वाधिक मात्रा में कौन मिलता है पर्यावरण में? कौन सा तत्व मिलता है पर्यावरण में? तत्व में अंदर मैंने बोला ना, गैस भी आएगी, द्रव भी आएंगी, ठोस भी आएंगे। 118 है हमारे पास, ऑक्सीजन भी आएगी। तो पर्यावरण में ऊपर क्या मिलता है? गैसें मिलती हैं। तो गैसें कितनी है? सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है? 78%। तो पर्यावरण या वातावरण में सबसे अधिक कौन सा मिलता है? 78%। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसे वातावरण, पर्यावरण या वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व या धातु कौन सी आ जाएगी? 78% क्या है? नाइट्रोजन। तत्व लिख लेना ना। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन तत्व आएगा। अवारा तत्व बोलते हैं इसको। क्वेश्चन बन सकता है अवारा तत्व कौन सा है, या किधर भी सेट हो जाता है। देखो सबसे हल्की धातु है ना, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी आएगी? देखो लिथियम, Li। अरे आपकी मोबाइल की बैटरी आती है ना, वजन होता है कि मोबाइल की बैटरी में? सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखो हीलियम। क्वेश्चन आएगा, हवाई जहाज के टायरों में किस गैस का यूज किया जाता है? हीलियम और नाइट्रोजन। गर्मियों में तो किसका किया जाता है? हीलियम का। और सर्दियों में किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है। याद रखना क्वेश्चनों को, है ना। मैं बोल देता हूँ कि इतने क्वेश्चन देखो लिखाना संभव नहीं होता है, तो याद रखना। देखो सबसे भारी तत्व, मिटा दूं, हटा दूं? आप किसकी कर रहे हो तैयारी? फोर्थ? अभी तो वैसे ज्यादा कोर्स तो नहीं हुआ अपना ना। 2 महीने हो गए, लेकिन छुट्टी कितनी हुई है? महीना भर तो 2 महीने में लगभग इतनी सी क्लासें चली, वो तो यूट्यूब पे उस पे मिल जाएंगी अपनी ऐप पे। ज़्यादा क्लासें नहीं हुई है। मैथ के अंदर भी शायद 4 एक प्रश्नावली हुई है अपनी, है ना। ब्याज हुआ है, साधारण ब्याज हुआ है, और प्रतिशत हुआ है। एक और कोई सी करवाई थी यार, कोई याद नहीं है, तुम गैप इतना दिला दी। संख्या तो करवाई थी, इसके अलावा एक और करवाई, अनुपात समानुपात। 5 प्रश्नावली करवा दी मैथ की, तब 6। हाँ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और संख्याएं। 5 प्रश्नावली हो गई ना। और कहाँ पे पढ़ाए हुए हैं फिर?
कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल करोगे ना तो हो जाएगा। देखो सबसे भारी लिखा दिया कि सबसे भारी धातु या तत्व, देखो ओस्मियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे। सबसे कठोर तत्व या धातु, हम्म, वो पदार्थ में आएगा। मैंने अभी क्या बताया, डायग्राम क्यों बताया मैंने, पदार्थ का किस में टूटा, तत्व और मिश्रण, वो यौगिक वाला बताया नहीं बताया, तो देखना है। तत्व तो हमारे पास कितने 118 ही है ना, फिर वो भी 3 भागों में टूट गए, धातु अधातु और उपधातु। देखो सबसे कठोर तत्व आ जाए या धातु आ जाए तो क्या आएगी, प्लेटिनम। सबसे कठोर नॉन मेटल, जो मतलब क्या नहीं है, धातु नहीं है, सबसे कठोर पदार्थ लिख सकते हो आप। ठीक है, ये कैसा है, नॉन मेटल, मतलब मेटल नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका, हीरा, डायमंड। लिखो आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व क्या होगा, अनोक्टियम। ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन कैसा है, आर्टिफिशियल है ना, कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल लिख लेना इसके आगे। देखो आवर्त सारणी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, लेना यूरेनियम। परमाणु बम बनाते हैं ना, किससे बनाते हैं, यूरेनियम से। ये 8-10 फैक्ट है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब फिर बात आती है अपनी अधातुओं की, किसकी आती है, अधातुओं की। धातुओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ये धातु क्या थे अपने पास, भौतिक गुण। इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कौन सी धातु कठोर है, भाई 118 तो अपन पढ़ नहीं सकते पूरी, भाई धातुएं कितनी है 94, तो 94 तो अपन पढ़नी नहीं है, अपन को केवल गुण पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आती है अधातुएं, क्या आती है, अधातुएं। अब आपने देखा होगा कि जो अधातुएं होती है ना, वो कौन सी साइड स्थित हो जाएंगी, राइट हैंड साइड। आवर्त सारणी में किस, इसके जो भी लिखा है ना, इसका अपोजिट उसमें होएगा अधातुओं में। उनके अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, भंगूर प्रकृति की होती है, कैसी होती है, भंगूर प्रकृति की। मतलब आपने कोई भी अधातु है उसको क्या होते है, उठाते ही, जैसे हमारा कांच होता है ना, कांच को आप थोड़ी सी चोट वगैरह मार लो तो क्या होगा, कांच टूट जाता है। तो अधातु कैसी प्रकृति होती है, भंगूर प्रकृति की होती है। ठीक है, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, करंट नहीं आता है, लेकिन अपवाद आ जाता है क्या, ग्रेफाइट, क्या आ जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है, ये विद्युत की कैसी होती है, कुचालक होती है, मतलब विद्युत इनके अंदर करंट नहीं आता है। तो जितने अपन ने लिखे ना आज, इन सब का कल क्या लिखना है अपन को, अपोजिट लिखना है। और हमारी अधातुएं कितनी है, उपधातुएं, मिश्र धातु, वो मिश्र नहीं इसमें, हाँ तो ग्रेफाइट की तो बनी होती है ना, तो मैंने बोला ना ये कैसी होती है, विद्युत की सुचालक। अरे आपने देखा होगा आपकी जो बैटरी वगैरह बनती है, तो काला काला डंडा आता है, रोड आती है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक। लेकिन क्या होती है, ये अधातु होती है, क्या होती है, अधातु, अपवाद है, याद कर लेना। अभ्रक, ये एल्युमिनियम होता है ना, उसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये पतली पतली वो निकलती है सफेद चमकीली सी, कई जगह भोडल भी बोलते हैं इसको। अपन कुएं वगैरह खोदते हैं ना, कुएं वगैरह खोदते हैं, भोडल भी 2-3 नाम होते हैं, एक तो भोडल वो होती है, एक खाने की भी होती है, एक सब्जी भी बनती है। आपने देखा होगा गाँव में बोलते हैं
तो बरसात के दिन आ गए अब, तो गाँव के अंदर जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ पड़ा होगा ना, वहाँ पे वो बोलते हैं सांप की छतरी निकल गई, वो निकलती है ना सफेद सफेद सी इस प्रकार से, फिर छतरी बन जाती है उसके, तो वो होती है। वैसे तो वो होती है क्या बोलते हैं वो, उसमें मतलब प्रोटीन वोटीन अच्छी मात्रा में होता है, सब्जी बनती है उसकी बढ़िया। लेकिन अब उनमें ये दिक्कत आ जाती है कि जहरीली कौन सी है और बिना जहरीली कौन सी है। कभी कभी उनको खा लेते हैं तो कई कई बार क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कई कई बार नॉर्मल रहते हैं। तो बीमार हो गए तो मतलब वो कैसी है, जहरीली है। गंगानगर साइड में बहुत अच्छी वो आती है, खेती करते हैं उसकी, गंगानगर में चटनी बनाते हैं, मशरूम बोलते हैं उसको, मशरूम बोलते हैं। ठीक है, धातु हो गई। पहले अपन क्या है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इनको फिनिश करते हैं पहले, है ना।